मोनोपोली एंड इट्स फीचर। मोनोपोली एंड इट्स फीचर में आज हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ मोनोपोली एंड मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ मोनोपोली। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि मोनोपोली है क्या और मोनोपोली को इवॉल्व क्यों करा गया, मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर जो बना वो क्यों बना। तो मोनोपोली क्या है? मोनोपोली इज़ अ मार्केट स्ट्रक्चर। क्या है मोनोपोली? क्या है? इज़ अ मार्केट स्ट्रक्चर विद अ सिंगल सेलर। जहाँ पर एक सेलर हो उस मार्केट स्ट्रक्चर को हम कहेंगे मोनोपोली। ठीक है, मोनो मीन्स वन और मोनोपोली से ही सिंगल सेलर बना हुआ है। द फैक्टर्स दैट लीड टू इवोल्यूशन एंड परसेप्शन इन मोनोपोली आर एज गिवन बिलो। क्या फैक्टर्स थे जिसकी वजह से मोनोपोली मार्केट बनी? तो सबसे पहला फैक्टर इसमें है कंट्रोल ओवर स्ट्रेटेजिक रॉ मटेरियल्स। मतलब जिस मार्केट स्ट्रक्चर का अपने खुद के रॉ मटेरियल पर कब्जा हो, मतलब खुद के रॉ मटेरियल्स हों जिससे वो प्रोडक्शन कर रही है, तो वो इसको इवॉल्व करने में मदद करती है। दूसरा है पेटेंट राइट फॉर अ प्रोडक्ट और अ प्रोडक्शन प्रोसेसेस। फर्म और प्रोड्यूसर कम टू पोजेस द सोल राइट टू प्रोड्यूस द आउटपुट। मतलब जिस इंडस्ट्री का खुद का एक पेटेंट राइट हो। पेटेंट राइट मतलब होता है अगर आप वो चीज़ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आपने पेटेंट राइट कर लिया कि मैं पेट्रोलियम इंडस्ट्री लगाऊंगा और पेट्रोलियम इंडस्ट्री पे अगर आपका पेटेंट राइट है तो कोई भी XYZ कोई भी इंडस्ट्री आ जाए वो उस पेटेंट राइट को नहीं ले सकती। ठीक है, और इसमें ही एक चीज़ होती है पेटेंट लाइफ। मतलब कि नो गुड और टेक्नोलॉजी कैन बी इमिटेड ड्यूरिंग द पेटेंट लाइफ बाय द अदर प्रोड्यूसर। मतलब कोई भी प्रोड्यूसर अपनी पूरी लाइफ में भी पेट्रोलियम इंडस्ट्री नहीं लगा सकता अगर आपने उस पर पेटेंट राइट रख लिया। सिर्फ और सिर्फ उस पर गवर्नमेंट का हक होगा और किसी का नहीं। ठीक है, तो तीसरा आता है गवर्नमेंट लाइसेंसिंग। तीसरी जो चीज़ है जिस फैक्टर की वजह से मोनोपोली बनी है वो है गवर्नमेंट लाइसेंसिंग। गवर्नमेंट ने अगर किसी इंडस्ट्री को लाइसेंस कर दिया कि आप हमारी कंट्री में क्या करेंगी, प्रोडक्शन करेंगी, तो वो इंडस्ट्री कभी भी चेंज नहीं हो सकती मोनोपोली से। मतलब कोई दूसरी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश नहीं हो सकती जब तक गवर्नमेंट ना चाहे। इसलिए गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा रोल होता है जिसको हम कहते हैं गवर्नमेंट लाइसेंसिंग। गवर्नमेंट उनको लाइसेंस थमा देती हैं जिससे कि आने वाली कोई भी इंडस्ट्री उस टाइप की इंडस्ट्री ना लगाए। अगर लगाती है तो गवर्नमेंट उसको हटा देगी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के पास लाइसेंस है उस इंडस्ट्री का और अदर कोई भी प्राइवेट इंडस्ट्री आती है उधर पर तो वो वहाँ पर सेटअप नहीं हो पाएगी। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है मोनोपोली होने का। चौथा रीज़न है द साइज ऑफ द मार्केट ही गेन्स मोनोपोली पावर। साइज ऑफ अ मार्केट मतलब जो साइज होता है मार्केट का बहुत बड़ा होता है। मतलब जैसे कि रेलवे है हमारे पास, रेलवे मोनोपोली है इंडिया में, मोनोपोली मार्केट है। ठीक है, रेलवे के ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया हैं, तो वो क्या कर रही है, गेन मोनोपोली पावर। उसने किसकी मदद ली? गवर्नमेंट की मदद ली। इसलिए उसने पूरे स्टेट पर, इंडिया एज ए स्टेट पर पूरा कब्जा जमा रखा है अपने मोनोपोली पावर का। जो पांचवी चीज़ है वो है एंट्री लिमिटिंग प्राइस पॉलिसी। अ फर्म और अ प्रोड्यूसर परसुइंग अ लिमिटिंग प्राइस पॉलिसी ऑफन प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ अ न्यू फर्म। आप सबको पता है कि सिंगल सेलर फर्म में एंट्री ऑफ अ न्यू फर्म नहीं हो सकती है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है एंट्री लिमिटिंग प्राइस पॉलिसी। मतलब कि एक प्राइस पॉलिसी फिक्स्ड होती है इसमें भी। मतलब अगर उससे नीचे अगर प्रोडक्शन करना चालू करा उस प्राइस से नीचे तो जो इंडस्ट्री होगी मोनोपोली इंडस्ट्री वो उसको लॉस होना चालू हो जाएगा। इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं एंट्री लिमिटिंग प्राइस पॉलिसी को। तो ये है एंट्री लिमिटिंग प्राइस पॉलिसी का डायग्राम। तो इसमें क्या है कि ये जो हमारा MR कर्व है और ये हमारा AR कर्व है। ठीक है, तो MR कर्व और AR कर्व में क्या इसमें जो चीज़ है जिसकी वजह से एंट्री लिमिटिंग प्राइस पॉलिसी मोनोपोली में है, तो सबसे पहली चीज़ जो जब इक्विलिब्रियम होता है, हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ पर होता है प्रोड्यूसर का? जब MR कर्व और AR और MC कर्व, ये हमारा MR कर्व हो गया। ठीक है, और हमारा MC कर्व हो गया ये।
ये वाला जो इधर से आ रहा है निकल के। तो MR कर्व और MC कर्व जहाँ पर मीट होते हैं वहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम होता है, मतलब वहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज्ड हो जाता है, ठीक है। और जो रेक्टेंगुलर पार्ट है यहाँ पर हमारा प्रॉफिट क्या हो रहा है, मैक्सिमाइज हो रहा है। लेकिन एक टाइम आता है जब MR क्या होती है, नेगेटिव होती है, और AR हमारी डिक्लाइन होती है। उस पॉइंट वो पॉइंट हमारा है यहाँ पर L पॉइंट। ये L पॉइंट है जहाँ पर जिस पॉइंट के बाद प्रोडक्शन मोनोपोली नहीं करती है, मतलब कि उस पॉइंट के बाद अगर प्रोडक्शन करी, उस पॉइंट के बाद जो रेवेन्यू आएगा उससे हमें लॉस ही लॉस होगा, क्योंकि MR जो रहेगा वो नेगेटिव होना शुरू होगा। तो ये होती है एंट्री लिमिटिंग प्राइस पॉलिसी, मतलब कम प्राइस। इससे नीचे अगर प्राइस गया तो मोनोपोली को क्या होगा, लॉस होगा। इसलिए दूसरी फर्म्स भी यहाँ पर एंटर नहीं करती हैं। ये एक सबसे बड़ा रीज़न है मोनोपोली का। आगे बढ़ते हैं हम फीचर्स ऑफ मोनोपोली। तो फीचर्स ऑफ मोनोपोली में हम पढ़ेंगे कि मोनोपोली के क्या क्या फीचर्स होते हैं, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो फीचर्स ऑफ मोनोपोली पढ़ाने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपने रेवेन्यू वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में रेवेन्यू वाली वीडियो आ रही है, आप उस वीडियो को देखें, तब जाकर आप मोनोपोली को समझें तो ज़्यादा अच्छी तरह आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट है, एज अ सिंगल सेलर फेसिंग अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, अ मोनोपोलिस्ट इज अ प्राइस मेकर। सिंगल सेलर फर्म है तो मार्केट में मोनोपोलिस्ट क्या है, प्राइस मेकर है। प्राइस मेकर का मतलब है कि वो खुद की प्राइस बनाएगा, वो किसी मार्केट स्ट्रक्चर पर डिपेंड नहीं करेगा, वो किसी मार्केट फोर्सेस पर, डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड नहीं रहेगा। वो क्या करेगा, अपनी खुद की प्राइस बनाएगा, इसलिए वो क्या है, प्राइस मेकर है। सेकंड थिंग, अ मोनोपोली टेंड्स टू रिस्ट्रिक्ट एंट्री। अभी आपको बताया एंट्री रिस्ट्रिक्ट प्राइस पॉलिसी वाला जो सिस्टम है, वो उसकी वजह से मोनोपोली क्या करती है, रिस्ट्रिक्ट एंट्री करती है। मतलब अगर सिंगल सेलर है तो कोई दूसरी फर्म आ ही नहीं सकती वो। और दूसरा रीज़न भी उसका है गवर्नमेंट लाइसेंसिंग पॉलिसी। गवर्नमेंट लाइसेंसिंग पॉलिसी की वजह से कोई दूसरी फर्म मोनोपोली में कदम रख ही नहीं सकती, ठीक है। मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर, और सिंगल सेलर पर सिर्फ गवर्नमेंट का या किसी एस्टेट का ही पावर रहता है, और कोई उस पर नहीं रख सकता। तीसरी चीज़ है, अ मोनोपोली रिसॉर्ट्स टू प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को रिजॉर्ट करती है मोनोपोली, ठीक है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तो आप समझ गए होंगे। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज अ प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग डिफरेंट प्राइस फॉर आइडेंटिकल और सेम प्रोडक्ट फ्रॉम डिफरेंट कंज्यूमर्स एट सेम टाइम इन द सेम मार्केट, और फ्रॉम सेम कंज्यूमर एट डिफरेंट टाइम इन द सेम मार्केट, और फ्रॉम सेम कंज्यूमर एट सेम टाइम इन डिफरेंट मार्केट्स। मतलब डिफरेंट मार्केट में या डिफरेंट कंज्यूमर से, डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट कंज्यूमर से डिफरेंट प्राइस को क्या करना, वसूलना, डिफरेंट प्राइस पर चीज़ों को देना, वो क्या करती है, हमारी मोनोपोली करती है, ठीक है। तो मोनोपोली रिजॉर्ट क्या करती है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आपको बता दिया क्या होता है। और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। अ पर्सनल डिस्क्रिमिनेशन, इंटर टेम्पोरल डिस्क्रिमिनेशन और जोग्राफिकल डिस्क्रिमिनेशन। ये 3 टाइप के डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं, इनको आप बाद में डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है। मोनोपोलीज वेदर प्राइवेट, स्टेट ओन और स्टेट रेगुलेटेड इनवर्बली रिसॉर्ट टू प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। चाहे वो गवर्नमेंट द्वारा लाइसेंस्ड हो, मतलब स्टेट द्वारा ओन्ड हो, या फिर किसी प्राइवेट सेक्टर ने मोनोपोली करी हो, वो हमेशा और हमेशा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करेगी ही। मतलब मोनोपोली का एक मेन फीचर माना जाए तो वो है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। वहाँ पर जब हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट पढ़ रहे थे तो उसमें क्या था, प्राइस फिक्स था, मतलब प्राइस को चेंज कर सकते थे, ठीक है। तो मोनोपोली में क्या है, हमारे पास प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। आगे चीज़ है कि प्राइवेट मोनोपोलीज डू इट फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। प्राइवेट मोनोपोलीज होती हैं जो, वो क्या करती हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए करती हैं। आपको मेन चीज़ बताई थी जब हमने बताया था कि फ्लक्चुएशन इन मार्केट प्राइस में, तो उसमें गवर्नमेंट रेगुलेशंस के बारे में बताया था। तो उसमें बताया था कि आप मार्केट जो होगी वो हमेशा किस चीज़ पर ध्यान देगी, प्रॉफिटाइजेशन ऑफ मार्केट, सॉरी प्रॉफिट मेकिंग पर। और जो गवर्नमेंट होगी वो किस पर ध्यान देगी, सोशल वेलफेयर पर।
फॉर एग्ज़ाम्पल रेलवे है, ठीक है, रेलवे हमारी है तो वो रेलवे हम जो स्लीपर क्लास जो रेलवे में होते हैं वो किस लिए होते हैं, बेसिक नीड के लिए, यहाँ से वहाँ ट्रैवल करने के लिए। लेकिन जो एसी क्लास होते हैं वो क्या होते हैं, लग्जूरियस लोगों के लिए होते हैं। वो सिंपल एक जगह से दूसरी ट्रैवल करने के लिए नहीं, जो मिडिल क्लास पीपल होते हैं उसको अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन जो रिच पीपल होते हैं उसको अफोर्ड कर लेते हैं। तो इस चीज़ से क्या होता, जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो इसको ज़्यादा करता है। फॉर एग्जांपल अभी आईआरसीटीसी ने जो तेजस एक्सप्रेस चलाई थी उसमें क्या था, वो प्राइवेट ट्रेन थी, उस वजह से उसने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर लिया था। और गवर्नमेंट किससे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करती है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने कोई सी भी ट्रेन चलाई जिसमें स्लीपर क्लास का रेट कम हो, तो उससे वो क्या कर रही है, अपना सोशल वेलफेयर दिखा रही है। चौथी चीज़ आती है हमारी मोनोपोली पावर रिड्यूसेस सोशल वेलफेयर। मोनोपोली पावर क्या करती है, वेलफेयर जो है, सोशल वेलफेयर, वो उसको रिड्यूस करती है। फॉर एग्जांपल रेलवे है, रेलवे हर इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता, जो गरीब व्यक्ति है वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, वो किससे ट्रैवल करेगा, वो बस से ट्रैवल करेगा। लेकिन या कोई और चीपर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा वो उससे ट्रैवल करेगा, ठीक है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। वैसे ही फॉर एग्जांपल बहुत से लोग हैं आज भी इंडिया में जो साइकिल से ट्रैवल करते हैं किसी जगह जाने के लिए। वो लोग अब बाइक्स, उनके पास बाइक्स नहीं है, सो मोनोपोली क्या करती है, मोनोपोली पावर रिड्यूसेस सोशल वेलफेयर, वो सोशल वेलफेयर को रिड्यूस कर देती है। फॉर एग्जांपल प्राइवेट मोनोपोली भी सोशल वेलफेयर को रिड्यूस कर देती है। फिफ्थ पॉइंट है स्टेट मोनोपोलीज ऑफन अश्योर इन स्केल इकोनॉमीज, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एमिनिटीज़ एंड सर्विसेज ऑफ कॉमन नीड। मतलब जो प्रोडक्शन एमिनिटीज़ होती हैं और सर्विसेज होती हैं कॉमन नीड के लिए, इफ़ अंडरटेक और रेगुलेटेड बाय स्टेट आर ऑफन प्रिफर्ड ऑन द ग्राउंड दैट दे लीड टू इकोनॉमिक ऑफ स्केल। अगर वो किसी गवर्नमेंट सेक्टर पर अगर वो रेगुलेट की जाती है, अंडरटेक की जाती है और रेगुलेट की जाती है स्टेट से, तो उनका मानना है कि वो इकोनॉमिक स्केल पर उनको ग्राउंड पर प्रिफर्ड करा जाए। लार्ज स्केल प्रोडक्शन हेल्प्स टू कट यूनिट टैक्स। मतलब अगर वो गवर्नमेंट द्वारा रेगुलेट की गई तो क्या होगा, वो सोशल वेलफेयर पे ध्यान देंगे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होगा। इसलिए उसको इधर पे ना देखते हुए उसको किसके हाथ में देना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में, ज़्यादा बेहतर तरीके से वो चल पाएगी, ठीक है। तो फीचर्स तो आपको समझ में आ गए होंगे मोनोपोली के। इसके बाद हम पढ़ेंगे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मोनोपोली। तो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स में हम पढ़ेंगे सबसे पहले डीमेरिट ऑफ मोनोपोली, ठीक है। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मोनोपोली, अभी हमने फीचर्स पढ़ ली है, अब हम पढ़ेंगे कि मोनोपोली सही है या गलत है। मतलब मोनोपोली इट इज़ इम्पॉर्टेंट और इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। मोनोपोली मार्केट फीचर के लिए सही चीज़ है या गलत चीज़ है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डीमेरिट्स ऑफ मोनोपोली के, मोनोपोली गलत कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आती है हाई प्राइस एंड रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, ठीक है। सबसे पहली चीज़ हमने पढ़ी थी कि हाई प्राइस है, मतलब जो सेलर है उसको हाई प्राइस पे चीज़ बेचनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल हम डायग्राम में देखें तो डायग्राम में क्या है, जो हमारा एमआर कर्व एआर कर्व है, वहाँ से जब एसी कर्व है, वहाँ से जब हमारा जब टकराता है तो इस पॉइंट के बाद अगर प्राइस बढ़ा तो मोनोपोली सेलर को क्या होगा, लॉस होगा। मतलब अगर उसने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करा तो उसको क्या होगा, लॉस होगा। और एसी कर्व जब हम परफेक्ट कंपटीशन में देखते हैं, कॉम्पिटिटिव मार्केट में देखते हैं, तो वहाँ पर क्या है, एमआर कर्व से जब एसी जहाँ से निकलता है और एमसी जहाँ से निकलता है, वहाँ से अगर कहीं से भी वो कितना भी उतना ही प्राइस बेचना है उसको, तो वो कितना भी करे तो उसको प्रॉफिट होएगा, ठीक है। तो इधर पे क्या था, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कौन कर रही थी, इधर पे मार्केट इसलिए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर रही थी क्योंकि उसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है। अगर उसने प्राइस थोड़ा सा भी अपना नीचे करा तो क्या होगा, उसको प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं होगा। और इधर पर जो फिक्स प्राइस है, डिमांड, और इधर पे कोई चीज़ उसको हिल ही नहीं रही, प्राइस हिल ही नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से हिल रहा है, शिफ्ट इन डिमांड, शिफ्ट इन सप्लाई, जो आपको परफेक्ट कॉम्पिटिशन में पढ़ाया था, वीडियो देख लो नहीं देख लियो तो, और गवर्नमेंट रेगुलेशंस की वजह से, ठीक है। इस वजह से ये इसकी सबसे पहली डीमेरिट है। दूसरी डीमेरिट है बायस्ड एलोकेशन ऑफ द इकोनॉमिक रिसोर्सेज। बायस एलोकेशंस ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स का मतलब है द प्रॉफिट इंटेंट ऑफ द मोनोपोली फर्म लीड्स देम टू प्रोड्यूस लग्जरी गुड्स दैट यील्ड हाई प्रॉफिट मार्जिन। मतलब कि जो
जो प्रोडक्ट वो बनाते हैं वो किस लिए बनाते हैं, वो प्रॉफिट इंटेंट मतलब प्रॉफिट प्रोड्यूस करने के लिए बनाते हैं, जिसके जो लग्जूरियस गुड्स होते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल जो एसी ट्रेन्स होती हैं या फिर जो लग्जूरियस ट्रेन्स होती हैं जैसे कि शताब्दी हुई, राजधानी हुई, ये क्यों बनाई जाती हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। क्यों? क्योंकि जो रिच पीपल होगा या अपर क्लास पीपल होगा वो इसमें ज़्यादा ट्रैवल करेगा और इससे ट्रैवल करने से क्या होगा, उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। प्रोडक्शन ऑफ सच गुड्स इज जनरली हाई टेक टू विच स्मॉलर कॉम्पिटिटिव फर्म लैक एक्सेस। तो जो स्मॉलर कॉम्पिटिटिव फर्म होते हैं वो क्या कर जाते हैं, लैक्सेस। ये देखो हम अब मार्केट फॉर्म पढ़ रहे हैं और इसमें हमें हर चीज़ का कंपटीशन समझना इंपॉर्टेंट है। तो मोनोपोली एक ऐसा कंपटीशन है जो हर हर मार्केट से compete करता है। तो जो जो लो कॉम्पिटिटिव फर्म होंगे तो वो क्या कर जाएंगे, इससे लैग कर जाएंगे। इसलिए ये क्या है, उन सब के लिए डीमेरिट्स है कॉम्पिटिटिव फर्म्स के लिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट है डिस्करेजिंग द टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस। जनरली ऑल मोनोपोलीज शाई अवे फ्रॉम एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जितनी भी मोनोपोलीज होती हैं वो क्या, टेक्नोलॉजी और रिसर्च डेवलपमेंट से क्या करती हैं, दूर जाती हैं। मोस्ट ऑफ देम ट्राई देयर बेस्ट टू अबैंडन development of new technology so that they may avoid heavy investment on it। तो वो क्या करती हैं, वो उस पर डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती हैं क्योंकि उसमें हाई इन्वेस्टमेंट लगता है। वो सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर ही ध्यान देती हैं। इफ़ अ मोनोपोली ऑप्ट फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी इट डज सो ओनली विद अ व्यू टू बार एंट्री टू अदर फर्म्स। अगर वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है तो सिर्फ क्यों करती है, न्यू फर्म्स की एंट्री को रोकने के लिए। ठीक है, ये समझ में आ गया। चौथा पॉइंट है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। मोनोपोली रिसोर्ट्स टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ अनफेयर प्रैक्टिसेस टू oust it reveal it may indulge in a cutthroat competition with them including pricing policy, the production cost if it helps in throwing the reveal out or forcing them to merge with it। मतलब जो मोनोपोली फर्म होती है वो ट्रेड प्रैक्टिसेस में क्या करती है, अनफेयर करती है, मतलब उसमें भेदभाव करती है। क्यों भेदभाव करती है अनफेयर, क्योंकि इस पे गवर्नमेंट का रेगुलेशंस हैं, इस वजह से। अगली चीज़ है कि फॉर इंस्टेंस द ट्रस्ट कंपनीज फ्रिक्वेंटली रिस्टोर्ड फिक्सिंग रेडियसली लो प्राइस विद अ व्यू टू फोर्स रिवील ईदर टू क्वाइट और टू मर्ज विद द ट्रस्ट कंपनीज। ठीक है, या तो वो क्या करती हैं, मोनोपोलीज क्या करती हैं, जो जितनी भी ट्रस्ट कंपनीज होती हैं उनसे या तो मर्ज हो जाती हैं अगर उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है, या तो वो खुद अपने बल पर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करती हैं। इसलिए इसको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस माना जाता है। मतलब मोनोपोली में कुछ चीज़ स्टेबल नहीं है मोनोपोली में। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ करप्ट सिस्टम। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ करप्ट सिस्टम का मतलब है कि मोनोपोली इज़ अ गवर्नमेंट, स्टेट और प्राइवेट। मतलब इधर पर क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, सोशल वेलफेयर करती है, और प्राइवेट सेक्टर क्या करती, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करती है। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, जब ये सारी चीज़ें होंगी तो जितने भी लोग होंगे, किसी दूसरी फर्म को तो इधर पर एंट्री मिलने की चांसेस ही नहीं है, सिंगल सेलर है, तो इधर पर क्या होगा, करप्शन होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। They come out with such economic policies that benefits the monopolies at least during the tenure of their reign। उनको कुछ ऐसी पॉलिसीज़ निकालनी चाहिए जिससे कि मोनोपोली अगर फर्म है इस्टेब्लिश तो उतने टाइम के लिए वो करप्शन ना हो पाए। फॉर अगर सिंगल सेलर रहेगा तो करप्शन होने। मेरिट्स ऑफ मोनोपोली, तो सबसे पहली मेरिट है पोटेंशियल टू स्टैंड डिप्रेशन। डिप्रेशन में भी मोनोपोली खड़ी रहती है ड्यू टू इट्स एक्सटेंसिव फाइनेंशियल रिसोर्सेज। मतलब उसके जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो कुछ ज़्यादा हैं, इस वजह से उसको डिप्रेशन में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अ मोनोपोली फर्म कैन सर्वाइव द शॉक्स ऑफ फेलिंग प्राइस एंड consequences losses which to a small sized competitive firm prove fatal during the period of depression। Small competitive firms close down due to losses while a monopoly firm not only face through them but even succeed in maintaining the price level too। तो आप लोग ही बताइए कि कॉम्पिटिटिव फर्म सही है या मोनोपोली। इस हिसाब से तो मोनोपोली ही सही है क्योंकि वो शुरू में इतना प्रॉफिट कमा लेती है कि बाद में जाके उसको डिप्रेशन भी झेलने नहीं पड़ते हैं। लेकिन
एक कॉम्पिटिटिव फर्म ऐसा नहीं कर सकती। दूसरी चीज़ है पोटेंशियल ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जो मोनोपोली होते हैं उसमें पोटेंशियल होता है रिसर्च और डेवलपमेंट का। क्यों होता है पोटेंशियल रिसर्च और डेवलपमेंट का? क्योंकि उसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं और दूसरी गवर्नमेंट लाइसेंसिंग है। ठीक है। तीसरी चीज़ आती है पोटेंशियल टू फेस फॉरेन कंपटीशन। फॉरेन कॉम्पिटिशन्स को फेस करने का जज्बा रखती है मोनोपोली। ठीक है। कैसे? अ लार्ज मोनोपोली इज केपेबल टू compete with foreign firms mainly because of its scale economies resulting from its लार्ज स्केल ऑपरेशंस। लार्ज स्केल पर काम करने की वजह से उसको जितनी भी फॉरेन मोनोपोलीज हैं उनको फेस करने का मौका मिलता है। इट इज़ फॉर दिस रीज़न दैट मैनी यूरोपियन कंट्रीज इनकरेज फॉर्मेशन फॉर कैटल एंड सिंडिकेट। आप ज़्यादातर जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ होंगी वहाँ पर मोनोपोलीज पाई जाती हैं जो प्राइवेट सेक्टर से लिंक्ड होती हैं। हमारे यहाँ गवर्नमेंट सेक्टर से लिंक्ड है मोनोपोली, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो नहीं पाता है। पांचवी चीज़ है एज द सोर्स ऑफ एसेंशियल पब्लिक यूटिलिटीज़। तो सोर्स क्या है? पब्लिक यूटिलिटीज़ का एक सोर्स है। इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग एसेंशियल गुड एंड सर्विसेज नीड टू ऑपरेट ऑन लार्ज स्केल सो दैट इनफ मे बी प्रोड्यूस टू सफिशिएंट द नीड ऑफ द पीपल एट फेयर एंड यूनिफॉर्म प्राइस। मतलब फेयर एंड यूनिफॉर्म प्राइस पर लोगों को क्या मदद हो सके। तो मोनोपोली एक मदद भी है पीपल के लिए। Such industry require huge capital investment and hence are often state managed. Examples are public transport, power generation, ठीक है, वाटर सप्लाई, कम्युनिकेशन एंड द लाइक। मतलब जितनी भी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल जो बिजली विभाग है उसको मोनोपोली दी है, कोई भी प्राइवेट सेक्टर आके नहीं कर सकता। तो ये सब बेसिक नीड्स जो है ना गवर्नमेंट करता है सिर्फ और सिर्फ पब्लिक यूटिलिटीज़ के लिए। इसको हम कह सकते हैं सोशल वेलफेयर के लिए। तो आप सबको मेरिट्स और डीमेरिट्स तो समझ में आ ही गए होंगे। ठीक है। और जो चीज़ समझ में नहीं आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें जिससे कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएं। प्लीज़। थैंक यू।